सिख राज्य, सिख राज्य, ठीक है। अब घटनाक्रम, घटनाक्रम का विकास, इतने पॉइंट को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। घटनाक्रम का विकास, ठीक है, ओके, राइट। अब सबसे पहले हम इसमें जो घटनाक्रम का विकास है उसमें सबसे पहला घटना को हम लेते हैं, यानी घटना संख्या 1, घटना संख्या 1, नंबर 1। लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर आता है। भारत में लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर आता है। वह साम्राज्यवादी है, वह एक घोर साम्राज्यवादी शासक है, साम्राज्यवादी शासक है, साम्राज्यवादी शासक। उसका उद्देश्य किसी भी तरह से भारत में अधिकतम क्षेत्रों में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना है। किसी भी तरह से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना था। परिस्थितियां भी अनुकूल हो चुकी थी, परिस्थितियां भी अनुकूल हो चुकी थी, परिस्थितियां भी अनुकूल हो चुकी थी। कंडीशंस हैड आल्सो बिकम फर्टाइल, फेवरेबल। परिस्थितियां भी अनुकूल हो चुकी थी। जैसे भारत में लगभग सभी शक्तियों पर ब्रिटिश कंपनी का प्रभाव स्थापित हो चुका था। ब्रिटिश कंपनी का प्रभाव स्थापित हो चुका था। ब्रिटिश कंपनी का प्रभाव स्थापित हो चुका था, हो चुका था। घरेलू स्तर पर भी
भारत में ब्रिटिश कंपनी की घरेलू स्तर पर भी भारत में ब्रिटिश कंपनी की विस्तारवादी नीति के लिए, ब्रिटिश कंपनी की विस्तारवादी नीति के लिए, विस्तारवादी नीति के लिए अनुकूल अनुकूल स्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां हो चुकी थी, अनुकूल परिस्थितियां हो चुकी थी। इसी पृष्ठभूमि में लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड डलहौजी भारत में अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की अभिव्यक्ति हेतु, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की अभिव्यक्ति हेतु तीन तरह के नीतियों का सहारा लिया, तीन तरह के नीतियों का प्रतिपादन किया, तीन तरह के नीतियों का प्रतिपादन किया, तीन तरह के नीतियों का प्रतिपादन किया। अलग अलग प्रतिपादन किया के बाद एक डैश देना है, प्रतिपादन किया के बाद एक डैश देना है, और डैश के बाद लिखना है अलग अलग तर्कों के साथ, अलग हाइफन, अलग तर्कों के साथ फुल स्टॉप, खड़ी पाई, अलग अलग तर्कों के साथ खड़ी पाई, फुल स्टॉप। इसके बाद एक डायग्राम बनाना है, ऐसे डायग्राम बनाना है, या ट्रायंगल बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं ट्रायंगल। यहां लिखिए युद्ध, कुशासन, मिस गवर्नेंस,
राइट डाउन। एक ट्रायंगल, बीच में डलहौजी, उसका टेन्योर, कार्यकाल, यहां पर वॉर, युद्ध, एग्जाम्पल पंजाब, और यहां पर ब्रैकेट में 1848 49, वॉर, पंजाब, टाइम, दूसरा कुशासन, मिस गवर्नेंस, एग्जाम्पल अवध। यहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, एग्जाम्पल सतारा, झांसी, उदयपुर, संभलपुर, एटसेट्रा। हो गया? देखिए, ये पेपर है, ये देखिए, एक सवाल आया है 2001 में, यूपीएससी परीक्षा 2001 में। सवाल क्या है? डलहौजी ने भारत के मानचित्र को डलहौजी ने भारत के मानचित्र को इस गति या पूर्णता से परिवर्तित किया जो किसी सैन्य अभियान से संपन्न नहीं हुआ। ठीक है, यानी दिया है कि डलहौजी चेंज्ड द मैप ऑफ इंडिया विथ स्पीड एंड थॉरनेस नो कंपेन कुड इक्वल। इसका मतलब हुआ कि डलहौजी इस नीति के माध्यम से हिंदुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्र को इतना व्यापक बना दिया, इतना बड़ा बना दिया कि यह वार से संभव नहीं था, यह रक्तपात से संभव नहीं था। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर यही है, यही इसका उत्तर है। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। देखो, मैं तो यही कहता हूं कि इतिहास इतना सिंपल है यार कि बस थोड़ा सा समझाने वाला और समझने वाला होना चाहिए। इसमें एक बार समझ लीजिए आप तो यार टेक्निकल है ही नहीं। इसमें न तो करंट का गुंजाइश है, न तो कोई नया जो है चेंज का गुंजाइश है। बस ये कहानी है, बस समझ में आना चाहिए।
कि प्रश्न का मांग क्या है और इसको हमें कैसे लिखना है। तो ये हुआ आपका घटना क्रम के विकास का नंबर 1। चलिए अब एक चीज बताइए आप कि क्या आप लोग जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, क्या आप देखते हैं कि पिछले 10 सालों में उस टॉपिक से सवाल क्या पूछे गए हैं? जरा बताइए, देखते हैं कौन कौन बच्चे इतना जागरूक हैं। लिखिए, जरा सही लिखिएगा, झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं भाई, एकदम बिल्कुल ईमानदारी से लिखना है। पवन पांडे ने कहा ठीक है, इंद्रजीत ने कहा ठीक है, नीतीश, विद्या भी, पुष्पा भी, मोहित भी, पारलॉक भी है, और बच्चे पारलॉक भी है, अजीत विश्वकर्मा है, उजाला मिश्रा स्वतांत्रिक है, ज्योति है, पुष्पा भी है, और कभी कभी पुष्पा लिखती है, कभी कभी नहीं, ज्योति लिखती है कभी कभी। ये गलत बात है भाई, है ना, कभी कभी से नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और बाजुरा, मैं तुमको बधाई देना चाहता हूं कि तुमने 2 सवाल जो भेजे हैं, एक त्रिचनापल्ली वाला है और एक टीपू का है। शायद अभी बताते हैं देख करके। एक बंगाल का है कि बंगाल में क्रांति थी कि नहीं, 1760 में बंगाल में होने वाली परिवर्तन एक क्रांति थी कि नहीं, इसका आंसर आपने भेजा था। और एक प्रश्न था शायद त्रिचनापल्ली का प्रश्न था, त्रिचनापल्ली। दोनों बाजुरा तुमने बहुत सुंदर लिखा है। बस एक काम करना कि थोड़ा हिंदी तुम्हारा कहीं कहीं जो है ना गलत हो रहा है। जैसे मैं बताता हूं, तुम देखना, एक जगह आप कंपनी गलत लिखी है। देखिए, कंपनी ऐसे भी लिख सकते हैं या कंपनी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने क्या किया है कि आपने कंपनी में आपने ऐसे किया है, ठीक है ना। तो थोड़ा हिंदी को सुधारना, अन्यथा तुम्हारा राइटिंग बहुत सुंदर है, कहीं भी उसमें कमी नहीं था। बाजुरा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, थोड़ा सा हिंदी में जो वर्तनी अशुद्धि होती है ना व्याकरण में, उसको सुधार लो, बाकी आंसर तुम्हारा सही है। और इसके बाद सुनो बाजुरा, सुनो, और ये कैसे सुधार होगा? लगातार न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे दैनिक जागरण पढ़ो, चाहे हिंदुस्तान पढ़ो, चाहे जनसत्ता पढ़ो, लगातार पढ़ो, इससे तुम्हारा हिंदी सुधर जाएगा। और बाकी सब ओके है, बिल्कुल फाइन है, बहुत सुंदर, ठीक है। और आप देखिएगा, हमने कई बच्चों को आज देखा है, कमेंट भी किया है। अब मैं करूंगा ये कि नाम लिख लूंगा, क्योंकि मुझे नाम याद नहीं आ रहा है किसका किसका देखा हूं। पुष्पा का मैंने देखा, अच्छा लिखी है, थोड़ा कमी है, मैं बताया भी हूं। नीतीश पाठक का भी मैंने देखा, उजाला का भी मैंने देखा, ठीक है। हाँ, विवेकानंद का था, मैंने देखा है, ठीक है। और कुछ ऐसे बच्चे भी क्लास में हैं जिन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया है कि हमें लिखना ही नहीं। ऐसा लगता है कि उनको डॉक्टर बताया है कि लिखोगे तो बीमार हो जाओ। उसमें से कुछ का नाम मैं बताता, जैसे एक नताशा है, नताशा सिंह है, एक पल्लवी है, और कुछ बच्चे और भी है, स्वतांत्रिक है। तो कुछ बच्चों ने अपना एक भी आंसर अभी तक नहीं दिखाया, जबकि लगभग हमने 55 से 60 क्वेश्चन दे दिया है। अब मैं चाहता हूं कि आपके गार्जियन से बात करूंगा, ठीक है, आपके गार्जियन से चैटिंग करूंगा जब क्लास शुरू होगा कि भाई अपने पापा को दिखाओ, और मैं उनसे थोड़ा सा बात करना चाहता हूं, तब जाकर के आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। बिना आपके पेरेंट्स से बात किए हुए आप सुधरने वाले नहीं, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लेते हैं घटनाक्रम के विकास में नंबर 2।
घटनाक्रम के विकास में नंबर 2। दिसंबर 1846, दिसंबर 1846 भैरवाल की संधि, भैरवाल की संधि, भैरवाल की संधि पार्टी ब्रिटिश कंपनी तथा सिख राज्य के बीच, ब्रिटिश कंपनी तथा सिख राज्य के बीच भैरवाल की संधि। प्रावधान, प्रावधान, प्रावधान नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1, पंजाब में, पंजाब में शासन प्रशासन का उत्तरदायित्व शासन प्रशासन का उत्तरदायित्व रानी जिंदन, रानी जिंदन जो दिलीप सिंह का संरक्षिका थी, संरक्षिका थी, जो राजा दिलीप सिंह, राजा दिलीप सिंह का संरक्षिका थी, उससे लेकर, उससे लेकर 8 सिख सरदारों से निर्मित, सरदारों से निर्मित एक समिति को दे दिया, समिति को दे दिया गया, समिति को दे दिया गया, को दिया गया, जिसका हेड, जिसका प्रधान ब्रिटिश रेजिडेंट, ब्रिटिश रेजिडेंट था, रेजिडेंट, जिसका प्रधान ब्रिटिश रेजिडेंट था, ब्रिटिश रेजिडेंट, तथा महारानी जिंदन को पेंशन दिया गया, तथा महारानी जिंदन को पेंशन देने का प्रावधान किया गया, तथा महारानी जिंदन को पेंशन देने का प्रावधान किया गया। पेंशन देने का प्रावधान किया गया, ठीक है। ये घटनाक्रम का दूसरा संख्या दूसरा है, यानी समझिए बात को। ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया, दिसंबर
1846 को सिख राज्य से भैरवाल की संधि किया और इस संधि के तहत यह कहा गया कि महारानी जिंदन अपना पुत्र और राजा दिलीप सिंह की जो संरक्षिका हैं उनको उस उत्तरदायित्व से मुक्त किया जाता है और इसके बदले में उनको पेंशन दिया जाता है और इसके बाद पंजाब में शासन प्रशासन चलाने का उत्तरदायित्व अब रानी जिंदन नहीं करेंगी क्योंकि उनको पेंशन दे दिया गया, हटा दिया गया। अब पंजाब में शासन प्रशासन का संचालन एक परिषद करेगा, एक समिति करेगी जिसमें 8 सिख सरदार होंगे, जिसमें 8 सिख सरदार होंगे और उस परिषद का हेड जो होगा वह एक ब्रिटिश रेजिडेंट होगा, वह एक ब्रिटिश रेजिडेंट होगा। यानी पंजाब में शासन चलाने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश रेजिडेंट के हाथों में दे दिया गया। यह रेजिडेंट इस परिषद के सहायता से शासन प्रशासन का संचालन करेगा। ये है भैरवाल की संधि। यानी इसमें कोई शक नहीं है बच्चों कि अब पंजाब में शासन राजा नहीं चलाता था, राजा केवल था, लेकिन शासन चलाने का रिमोट कंट्रोल ब्रिटिश रेजिडेंट के हाथ में आ गया। वह केवल 8 सिख सरदारों से केवल सुझाव लेता था, लेकिन कोई जरूरी नहीं था कि रेजिडेंट इन सरदारों के सुझाव को माने, क्योंकि लाहौर की संधि के द्वारा ब्रिटिश कंपनी का प्रभाव लाहौर राज दरबार पर स्थापित हो चुका था। राजा उनका पपेट बन चुका था, दिलीप सिंह उनका पपेट बन चुका था, क्योंकि एक तो दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट था और दूसरी ओर ब्रिटिश सेना भी रहा करती थी राजा की सुरक्षा करने की। यानी यदि राजा या सिख सरदार कोई प्रॉब्लम करते, कोई समस्या खड़ा करते, तो वहीं बगल में ब्रिटिश सेना थी लाहौर में। उस सेना का प्रयोग ब्रिटिश कंपनी राजा के खिलाफ ही कर सकती थी। तो यह है आपका भैरवाल की संधि। यह घटना संख्या 2 है। अब मैं आता हूं घटना संख्या 3, जो सबसे अंतिम है। ठीक है, ठीक है। देखिए, घटनाक्रम के विकास में तीसरी घटना मुल्तान का गवर्नर मूलराज के द्वारा विद्रोह करना। मुल्तान का गवर्नर मूलराज के द्वारा विद्रोह करना।
अब सवाल है, विद्रोह क्यों? विद्रोह क्यों? मूलराज ने विद्रोह क्यों किया? ध्यान से। नंबर 1, विद्रोह क्यों? नंबर 1, ब्रिटिश कंपनी ने मूलराज से प्रतिवर्ष 20 लाख रुपए 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष नजराना का मतलब गिफ्ट, उपहार मांगा। ब्रिटिश कंपनी ने मूलराज से 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष नजराना मांगा, उपहार मांगा कि आपको प्रतिवर्ष 20 लाख रुपए देना पड़ेगा। नंबर 1, ये पहला डिमांड है। दूसरा, चेनाब नदी के उत्तर में स्थित सभी क्षेत्रों को ब्रिटिश कंपनी को दिया जाए। ब्रिटिश कंपनी को दिया जाए। चेनाब नदी के उत्तर में स्थित सभी क्षेत्रों को ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया जाए। ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया जाए। चेनाब नदी के उत्तर में स्थित सभी क्षेत्रों को ब्रिटिश कंपनी के हाथों में सौंप दिया जाए, दे दिया जाए। 2 डिमांड। तीसरा डिमांड है कि मुल्तान में भू राजस्व में 3 वर्षों के लिए 33% की वृद्धि किया जाए। मुल्तान में भू राजस्व में 33% की वृद्धि किया जाए। मतलब इंक्रीज ऑफ 33% in the existing land revenue of Multan for the next 3 years. 3 years. Increase of 30% in the existing land revenue of Multan for the next 3 years. अगले 3 वर्षों के लिए मुल्तान के लैंड रेवेन्यू में 33% की वृद्धि कर दिया जाए। ये 3 डिमांड
ब्रिटिश कंपनी ने मुल्तान का गवर्नर मूलराज के सामने रखा। मूलराज ने इन तीनों डिमांडों को, इन तीनों मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इन तीनों डिमांडों को सॉरी बच्चों, कुछ टेक्निकल समस्या थी। ठीक है, अब इसमें हम आप क्या कर सकते हैं, है ना। ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन क्या कीजिएगा, कोरोना ने जो कहर ढार रहा है, अब इसमें हमारे पास, आपके पास कोई विकल्प ही नहीं। भाई बाहर जाओ तो कोरोना की समस्या, और घर में पढ़ो तो बीच बीच में नेटवर्क की समस्या। चलिए, जान है तो जहान है, ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि मुल्तान का जो गवर्नर है मूलराज, मेरी आवाज आप तक आ रही है बच्चों? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है ज्योति, ओके। तो मुल्तान का जो गवर्नर है मूलराज, मूलराज ने ब्रिटिश कंपनी की मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश कंपनी की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। क्यों? मूलराज कहता है कि भाई पहले से ही आपका जो लैंड रेवेन्यू है वह पहले से ही मैक्सिमम है। आपको पता होना चाहिए, चूंकि आपने पढ़ा नहीं अभी, पंजाब के क्षेत्र में, आप बताइए पंजाब के क्षेत्र में किस तरह का लैंड रेवेन्यू सिस्टम को लागू किया गया था? क्या बता सकते हैं कि पंजाब में कौन सा लैंड रेवेन्यू सिस्टम को लागू किया गया था? जल्दी से बोलिए, जीएस में मैंने पढ़ाया है। पंजाब में किस तरह का लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट किया गया था? जल्दी से बोलिए। बाजुरा राइट डाउन। वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम कौन सा था? प्रियंका, आप उत्तर तो बताइए, अपना ईमेल मत बताइए, उत्तर बताइए जल्दी से जल्दी।
क्या आप लोग लिख नहीं पा रहे हैं क्या? जल्दी लिखो भाई। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नीतीश ने कहा जमींदारी, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। हाँ, अजीत ने कहा महलवाड़ी। अजीत ने कहा महलवाड़ी, वेरी गुड अजीत, बहुत बढ़िया। देखो इलाहाबाद के बच्चे बहुत मेहनती होते हैं। मैं तो इलाहाबाद पढ़ाता हूं, वहां के बच्चे बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है, राइट। तो पंजाब में लागू किया गया था महलवाड़ी सिस्टम को, उसको कहते हैं महलवाड़ी सिस्टम। 3 तरह का सिस्टम था, जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। तो पंजाब में महलवाड़ी को लागू किया गया था। मूलराज ने कहा नीतीश अब तुम बता रहे हो, पहले गलत बताए थे। ठीक है, चलिए। तो मूलराज ने कहा कि पहले से ही आपका जो लैंड रेवेन्यू का रेट है वो अधिकतम है और उसे चुकाने में किसान पहले से ही परेशान है। अब आप कहते हैं कि उसमें 33% का वृद्धि कर दिया जाए, ये हम कैसे कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, आपने प्रति वर्ष 20 लाख रुपए का नजराना मांगा है। आप पहले से ही जो नजराना लेते हैं उसका राशि देने में हम सक्षम नहीं हो पाते, तो ये बढ़ा हुआ राशि हम कैसे दे पाएंगे? भैया हाथ जोड़ करके हम कहते हैं कि हम अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। आपको लगता है ये सारा डिमांड कोई दूसरा आदमी पूरा कर देगा तो उसे गवर्नर बना दीजिए, उसे गवर्नर बना दीजिए, उसमें हमें एतराज नहीं। लेकिन आई कैनॉट फुलफिल योर डिमांड्स, मैं आपकी मांगों को फुलफिल नहीं कर सकता। और उसने त्याग पत्र दे दिया। जब मुल्तान के लोगों को यह खबर मिला कि मूलराज ने अपने पद को छोड़ दिया, तो लोगों ने पता किया कि मूलराज ने अपने पद को क्यों छोड़ दिया। तो पता चला कि ब्रिटिश कंपनी ने उसके सामने ऐसी मांगों को रखा था। अब जैसे ही ये खबर पूरे मुल्तान में फैला, पूरे मुल्तान में मूलराज के सपोर्ट में विद्रोह हो गया। लोगों ने विद्रोह कर दिया कि इतना अच्छा व्यक्ति है मूलराज, जो हमारे बारे में चिंता करता है, सोचता है, और उसको ये लोग परेशान कर दिए, उसको पद छोड़ने के लिए विवश कर दिए। पूरे मुल्तान में विद्रोह हो गया। और उधर जो लॉर्ड डलहौजी है, बस एक बहाना के तलाश में था, किसी तरह एक बहाना मिल जाए, एक अवसर मिल जाए ताकि हम लाहौर की संधि को तोड़ दें, ताकि हम भैरवाल की संधि को छोड़ दें और पंजाब पर हम एक युद्ध आरोपित कर दें। ध्यान दीजिएगा, डलहौजी इसी फिराक में बैठा था कि बस कोई हमें अवसर मिलना चाहिए, कोई हमें झूठ बोलने के लिए अवसर मिलना चाहिए कि भाई मेरी गलती नहीं थी, सब कुछ ठीक ही चल रहा था, इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के लिए और विद्रोह को दबाने के लिए हम सेना भेजे,
तो ये लोग संघर्ष करना शुरू कर दिए, तो हमें आत्मरक्षा के लिए इनके साथ लड़ाई करना पड़ा। बस एक झूठ वह चाहता था, एक बहाना चाहता था। तो लिखिए आगे वहीं से जहां से आपने छोड़ा है, लिखिए, मूल राज के पद त्याग करने के बाद, मूल राज के गवर्नर से त्यागपत्र देने के बाद, गवर्नर के पद से त्यागपत्र देने के बाद, मूल राज का गवर्नर के पद से त्यागपत्र देने के बाद ब्रिटिश कंपनी ने काहन सिंह को, ब्रिटिश कंपनी ने काहन सिंह को, KAHAN, काहन सिंह को मुल्तान का गवर्नर बनाया, काहन सिंह को मुल्तान का गवर्नर बनाया। लेकिन मुल्तान में उभरने वाली ब्रिटिश विरोधी, मुल्तान में उभरने वाली ब्रिटिश विरोधी विद्रोह पर कोई नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया, कोई नियंत्रण नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप साम्राज्यवादी लॉर्ड डलहौजी, परिणाम स्वरूप साम्राज्यवादी लॉर्ड डलहौजी इस घटना को बहाना बनाकर, साम्राज्यवादी लॉर्ड डलहौजी इस घटना को बहाना बनाकर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को शुरू कर दिया, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को शुरू कर दिया, जिसमें सिखों का निर्णायक रूप से पराजय हुई, तथा पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया गया, पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया गया, फुल स्टॉप। अगला बिंदु, युद्ध का परिणाम, युद्ध का परिणाम सबसे पहला पॉइंट,
पंजाब का विलय, पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में, पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में, पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में। दूसरा, ब्रिटिश साम्राज्य ऐसे, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र से, सीमांत क्षेत्र से होने वाले विदेशी आक्रमणों से, विदेशी आक्रमणों से, होने वाले विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित, सुरक्षित। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र से होने वाले विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित, आक्रमणों से सुरक्षित। तीसरा, सिख राजा, सिख राजा दिलीप सिंह को, सिख राजा दिलीप सिंह को पेंशन देकर, पेंशन देकर शिक्षा हेतु, पेंशन देकर एजुकेशन हेतु, शिक्षा हेतु इंग्लैंड भेज दिया गया, पेंशन देकर शिक्षा हेतु इंग्लैंड भेज दिया गया। फुल स्टॉप। ये है आपका एंग्लो सिख वॉर। यानी बच्चों, हम लोगों ने इतना परिश्रम के बाद आज जाकर के हमने समाप्त किया भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। उसमें एक बंगाल, मैसूर, मराठा और इसके बाद एंग्लो सिख वार और पांचवा कर्नाटक वार, यानी 5 टॉपिक हम लोगों ने अध्ययन किया। ठीक है, अब इस 5 टॉपिक से जो भी सवाल आ सकते थे उसको मैंने बताया, और जो सवाल हमने नहीं बताया और जो सवाल, रितु तुम्हें क्या पूछना है बच्चा, और जो सवाल हमने नहीं बताया उस सवाल को आप पेपर से देखिएगा। अपने 10 साल का जो पेपर लिया होगा उस पेपर में आप देखिएगा कि इन 5 टॉपिक से क्या क्या सवाल पूछा गया है, क्योंकि हम अधिकतम ऐसे प्रश्नों को बताए हैं जो परीक्षा में कभी नहीं आए हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने उन प्रश्नों को बताने का प्रयास किया है जो परीक्षा में 2020 तक नहीं पूछा है। इसका मतलब कि आगामी परीक्षा जो होगा, जिसमें आप अपीयर होंगे, उसमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको 2 काम करना है। मैंने पहले भी कहा कि पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं, आप एक काम करिए, आप एक डायरी बनाइए, एक डायरी बनाइए और उस डायरी में आप टॉपिक का नाम नोट कीजिए। तरीका होता है यही। अब मान लीजिए आपने लिख दिया यहां पर बंगाल विजय, पलासी बक्सर। अब क्या करना है,
पिछले 10 सालों में बंगाल विजय से कितने सवाल आए हैं? मान लो 5, पांचों को लिख दिए। अब आ जाइए इस पेज में। अब हमने क्लास में बंगाल विजय से कितने प्रश्न दिए? मान लीजिए 10 हो गया। अब बंगाल विजय से संबंधित सारे सवाल एक जगह हो गए। फिर आप अगला चैप्टर, अगला जो है पेज निकाल लिया। अभी बताता हूं। और अगला पेज, यहां मैसूर पिछले 10 सालों में क्या आए हैं लिख दिया। हमने क्या दिया यहां लिख दिया। फिर मराठे। ऐसे करोगे तो तुम्हारे पास एक वर्कबुक तैयार हो जाएगा। इसको कहते हैं वर्कबुक। क्या कहते हैं? वर्कबुक। हिंदी में कार्य पुस्तिका। ये पूरा तैयार हो गया। अब ये डायरी तुम्हारे पास हो गया। जब भी तुम्हें लगेगा मुझे क्या लिखना है तो आराम से लिख लो। ये साइंटिफिक तरीका होता है, ध्यान देना। ये क्या है? साइंटिफिक तरीका। अच्छा, दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम यह करना है कि आपके पास एक और डायरी होना चाहिए, दूसरा डायरी। उसमें क्या करेंगे आप? उसमें आप प्रत्येक टॉपिक का सिनॉप्सिस बनाएंगे। सिनॉप्सिस, जिसको हम कहते हैं संक्षेप में। अब मान लो उस डायरी में आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि आप यहां लिख दिए बंगाल विजय। अब जो हमने नोट्स बनवाया है क्लास में, वो तो बड़ा नोट्स है, उसको रिवाइज करने में समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे नोट्स में, इसमें डायरी में, कि पलासी बक्सर दोनों वार के बारे में जो खास खास बिंदु है उसको संक्षेप में लिख देंगे। कैसे? यहां लिखेंगे अलीवर्दी खान पुत्र सिराजुद्दौला, सिराज नवाब, इस समय से इस समय तक। यहां पर समस्या, क्या समस्या है? कंपनी के साथ झगड़ा। बिंदु क्या है? ये। इसके बाद सिराज, कासिम बाजार, कलकत्ता पराक्रमण, फिर नीचे अलीगढ़ की संधि। पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा संक्षेप में। अब जब परीक्षा के रात, सुबह परीक्षा देना है, रात में आप सोए हैं, तो आप कुछ नहीं करेंगे, उस कॉपी को लेकर के ऐसे किया, पूरा नोट्स तैयार हो गया, जाके लिख दिया। कुछ ऐसा काम करो बच्चों जो साइंटिफिक हो, जिसमें तुम्हारा समय कम बचे। ठीक है? रितु, आपने नंबर मांगा है, नंबर नोट कर लो। मैंने कई बार नंबर बताया है आपको। रितु, नोट डाउन 7834899503। ये मेरा मोबाइल नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। नाम धनंजय सिंह। ठीक है? जल्दी से नोट करो। ठीक है? तो आइए अब कुछ हम प्रश्न बताते हैं जो एंग्लो सिख वार से है। ठीक है? जो एंग्लो सिख वार से है। ठीक है? नोट कीजिए, एक सवाल मैं देने जा रहा हूं। क्वेश्चन है, एक कमेंट है, और जो कमेंट दिया गया है, मेजर इवांस बेल, ये कमेंट दिया गया है मेजर इवांस बेल। यह एक ब्रिटिश अधिकारी है। इसने क्या कहा जब सेकेंड एंग्लो सिख वार हुआ, जब द्वितीय आंग्ल सिख वार हुआ, तो इवांस बेल ने क्या कहा? और जो कहा है
वह यूपीएससी का सबसे हिट प्रश्न है। आया नहीं है लेकिन आएगा। इसका कथन यूपीएससी का एक हिट क्वेश्चन है, इसको आना ही आना है। तो नोट कीजिए, सबसे पहले यहां लिखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, नीचे लिखिए, यहां पर लिखिए दी एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, दी एनेक्सेशन ऑफ पंजाब was no annexation, no annexation, but it was a breach of sacred ट्रस्ट, ट्रस्ट इनवर्टेड कॉमा क्लोज हो गया, फुल स्टॉप। शब्द सीमा 150, शब्द सीमा 150। आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। ध्यान देना बच्चों, ये एंग्लो सिख वॉर से संबंधित मेरा अंतिम सवाल है। मुझे लगता है कि आंग्ल सिख संघर्ष के संदर्भ में हम लगभग आपको 8 से 9 क्वेश्चंस दे दिए होंगे, लगभग 8-9 प्रश्न आपके पास आ गया होगा एंग्लो सिख वॉर से संबंधित। उसी में ये भी एक सवाल है। अब मैं इसका हिंदी पढ़ता हूं, इसका मैं हिंदी करता हूं, आप इसका मतलब होता है विलय। आप भी कर सकते हैं, बस 2 शब्द है। एनेक्सेशन का मतलब होता है विलय, ब्रिज का मतलब होता है धोखा, धोखा, और सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र, और ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। हो गया हिंदी, इसका हिंदी हो गया, यही मेन शब्द है। अब मैं पढ़ता हूं पंजाब का, यहां से पंजाब का विलय, पंजाब का विलय विलय नहीं था। मेरी अंगुली को आप देखिए, पंजाब का विलय विलय नहीं था, अपितु यह धोखा था, पवित्र, पवित्र विश्वास का। लिखिए, यह पवित्र विश्वास का, यह पवित्र विश्वास को तोड़ने का एक धोखा था। यह पवित्र विश्वास के प्रति धोखा था। ऐसे यह पवित्र विश्वास के प्रति धोखा था। पंजाब का विलय एक विलय नहीं था, बल्कि यह पवित्र विश्वास के प्रति धोखा था। टिप्पणी कीजिए, यह सवाल आपके सामने है। ये बात आपको समझ में आ गई? ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा हिंट हम देते हैं ताकि हमारे बच्चे इस प्रश्न को जब लिखेंगे तो थोड़ा सा उनको सुविधा मिल जाएगी। थोड़ा हिंट देते हैं।
इस प्रश्न में सबसे पहले आप बताएंगे, संक्षेप में बताएंगे। पहला पॉइंट कि प्रथम आंग्ल सिख संघर्ष के बाद लाहौर की संधि हुई। इसके बाद दिसंबर 1846 में भैरवाल की संधि हुई। इतना लिख देंगे आप। अब यहां ध्यान रखना है, जब आप ये लिखेंगे कि प्रथम आंग्ल सिख संघर्ष के बाद लाहौर की संधि हुई, तो लाहौर की संधि का उल्लेख नहीं करना है, केवल लिखना है लाहौर की संधि हुई, और उसमें जोड़ देना है कि इस संधि के द्वारा ब्रिटिश कंपनी का प्रभाव लाहौर दरबार पर स्थापित हो गया। इतना लिखना होगा। लाहौर की संधि हुई जिसके द्वारा ब्रिटिश कंपनी का प्रभाव लाहौर के राज दरबार पर स्थापित हो गया। पैरा बदल देना है। अब फिर लिखना है दिसंबर 1846 में भैरवाल की संधि हुई। अब इसमें जो भैरवाल की संधि है इसको लिखना होगा, लाहौर की संधि नहीं लिखना है। जितना मैं बोला उतना ही लिखना है, लेकिन भैरवाल की संधि के बारे में लिखना है कि संधि हुई जिसके द्वारा यह हुआ जो मैंने बताया था। अभी समय चूंकि लगेगा इसलिए मैं संकेत बता रहा हूं। भैरवाल की संधि हुई जिसमें यह कहा गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ गए। अब आगे बढ़ने के बाद अब क्या लिखेंगे? पैरा बदलने के बाद इसी बीच मुल्तान में एक विद्रोह हुआ, क्योंकि वहां का गवर्नर मूलराज ब्रिटिश कंपनी के मांगों को पूरा करने में सक्षम नहीं था, और उस विद्रोह को बहाना बना करके साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा रखने वाला डलहौजी बिना वजह सिखों के साथ द्वितीय संघर्ष शुरू कर दिया। द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष शुरू कर दिया और उसके बाद पंजाब का विलय कर लिया। इतना लिख दिया। अब आइए मूल प्रश्न पर। अभी तक आप केवल इस प्रश्न का पृष्ठभूमि बता रहे थे, अभी तक आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं लिख रहे थे, आप केवल उसका परिचय बता रहे थे। अब आप उत्तर लिखने जा रहे हैं जो मैं बोलने जा रहा हूं। पैरा बदलने के बाद आपको बताना है कि पंजाब का विलय निस्संदेह एक विश्वासघात था, क्योंकि भैरवाल के संधि के द्वारा ही पंजाब में शासन प्रशासन की उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी के रेजिडेंट के हाथों में आ चुका था, और इसलिए पंजाब में कानून व्यवस्था का संचालन करने का उत्तरदायित्व राजा के पास नहीं था, ब्रिटिश कंपनी के पास था। नंबर 1। नंबर 2, ये पहला पॉइंट। नंबर 2, लाहौर के संधि के बाद सिख राजा ने विद्रोह नहीं किया या उसने लाहौर के शर्तों को उल्लंघन करने का प्रयास नहीं किया। तो ऐसे में मुल्तान के विद्रोह को बहाना बनाकर उस व्यक्ति को दंडित किया जाए जो गलती किया ही नहीं है, वह विश्वासघात नहीं था तो क्या था? एग्जाम्पल लगाओ यहां पर। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब पंजाब का विलय किया गया तो वहां का भूतपूर्व
वहां का भूतपूर्व ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस जब पंजाब का विलय किया गया तो वहां का भूतपूर्व ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस ने इसका विरोध किया था, जो इस बात की ओर स्पष्ट तौर पर संकेत करता है कि यह विलय वाकई एक विश्वासघात था। आंसर फिनिश, आंसर हो गया। आपने तर्कों के माध्यम से साबित कर दिया, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपने इसका नाम दे दिया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने इस व्यक्ति का नाम दे दिया, क्योंकि ये भारतीय नहीं है, ये पंजाबी भी नहीं है, सिख भी नहीं है, ये तुम्हारा रेजिडेंट है जो पहले पंजाब में काम कर चुका था। लाहौर की संधि हुई उस समय इसी को आप लोगों ने लाहौर के दरबार में अपना दूत बनाया, जिसको हम रेजिडेंट कहते हैं। और जब आपके व्यक्ति ही इस विद्रोह को सही नहीं मानता, इस विलय को सही नहीं मानता, तो फिर हमसे अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं भाई? ध्यान देना बच्चों, एक किताब है, देखो, बीएल ग्रोवर किताब है। मैंने आपको इग्नू कहा है पढ़ने के लिए, मैंने सही बताया है, इग्नू पढ़िए। लेकिन मैं सुझाव देता हूं, इस किताब से ज्यादा नहीं 100 पेज पढ़ लेंगे, 100 पेज, तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। मेरी बातों को मानिए आप। इस किताब से आपको चैप्टर 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी मैं पूरा बता देता हूं आपको। 172, 300, हाँ, ये हो गया। 272 पेज। इस किताब से आपको केवल और केवल 272 पेज पढ़ना है। 272 हो गया। और लास्ट में और बाद में देखेंगे एक चैप्टर है डेवलपमेंट ऑफ फेमिन पॉलिसी, यानी कि अकाल नीति। ये भी 10 पेज है, ये भी 10 पेज है। बस इतना ही पढ़ना है आपको, मैं बता रहा हूं। यानी कि 272 प्लस 10 282, केवल 282 पेज, 282 पेज पढ़ना है बीएल ग्रोवर से। समय नहीं लगता है, जितना देर सोचेंगे कि पढ़ना है। हिंदी में भी है, इंग्लिश दोनों में है। ये इंग्लिश हिंदी सोनम दोनों में है। ध्यान दो। ये बताओ यार, 272, 282, 282 पेज पढ़ लोगे और तुम्हें इतने से 50 नंबर मिल जाएं, तो क्या बुराई है यार? इसमें क्या बुराई है बताओ? देखते हो पास करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, है ना? और जितना देर सोचोगे कि सर ने ये कहा था, वो कहा था, उतने देर में तुम पढ़ लोगे। जितना देर सोचोगे कि सर ने ये कहा था, उसने वो कहा था, उतने देर में 20 पेज खत्म हो जाए। और एक ही बार पढ़ना है ना, पढ़ना आपको एक ही बार है। और पढ़ने में समय नहीं लगेगा, कारण हमने पढ़ाया है। तो हम पढ़ाते हैं तो मेरा कुछ मैटर इसी किताब से होता है।
मेरा कुछ मैटर जो है इस किताब से होता है। तो इसका फायदा क्या मिलेगा? इसका फायदा मिलेगा कि आपको केवल 50% ही पढ़ना है, क्योंकि 50% तो हम क्लास में बता दिए। इस किताब से हमने पढ़ करके 50% बता दिया, शेष बचा 50% अपने से पढ़ लोगे। देखो, जो सही आदमी होता है वो सही राय देता है। अब ये सोचो कि उसमें हमें क्या पड़ी है। बच्चे पूछते हैं सर इतना सफिशिएंट है? हाँ सफिशिएंट। क्या मतलब है यार, पास करो चाहे फेल करो। लेकिन ऐसा मैं काम नहीं करता। मैं चाहता हूं कि आपको कड़ा से कड़ा दवाई खिलाया जाए, दवा दिया जाए, उपचार किया जाए, ताकि आप पास जरूर कर जाए। ये मेरा सोच है। ठीक है, आप देखते हैं, आपने वो पिक्चर देखा है, सौगंध पिक्चर देखा है, जिसमें राखी अक्षय कुमार को बारूद बनाने के लिए पैसा दे करके बदमाशों से पिटवाने की प्रयास करती है। वो बदमाशों से पिटवाती है कि जो हमने अपने बच्चे को ट्रेनिंग दिया है उसमें वो पास करता है कि नहीं करता है। सोचो, एक मां जिसका हृदय बहुत कोमल होता है, वह भी परीक्षा में पास करवाने के लिए अपने बच्चे के सामने समस्या पैदा करती है। यदि हम यहां भावुक हो जाएंगे कि मेरा बच्चा को चोट लग जाएगी, हाथ टूट जाएगा, तो मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। समझिए बातों को। चलिए, मेरे पास समय अब कम है, तो ऐसे में हम चाहते हैं कुछ प्रश्नों को बता दें जिसका उत्तर आपने लिखा है। ठीक है, चूंकि नया चैप्टर को शुरू करेंगे हम, तो समय हमारे पास केवल 10-15 मिनट का समय है। ठीक है, अपने पास कितना समय बचा है? 10 मिनट। ठीक है, 11 मिनट। ठीक है, देखिए, पिछले क्लास में एक सवाल मैंने दिया था, बस थोड़ा सा सोचिए। सवाल नंबर 1, हमने कहा था कि सलबाई की संधि न तो सम्मानजनक और न ही लाभदायक थी और न ही लाभदायक थी ब्रिटिश कंपनी के लिए। यह सवाल था। आप में से बहुत सारे बच्चों ने लिखा है, लेकिन सही उत्तर नहीं, उतना सटीक नहीं जितना कि होना चाहिए, थोड़ा सा कमी है। और जो मैं बताने जा रहा हूं इसको लिख देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सही है, केवल इसको ही भरना है। जब इस प्रश्न को लिखेंगे आप, तो सबसे पहले आप बताएंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, अब वो भी कैसे, संक्षेप में, वो भी संक्षेप में, पूरा कहानी नहीं। सबसे पहले आंसर में आप करेंगे, लिखेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, संक्षेप में बताएंगे। मराठा युद्ध के बारे में संक्षेप में बताएंगे कि 1776 से लेकर 82 के बीच में ये वॉर हुआ, और इस वॉर में दोनों पक्षों में किसी का विजय नहीं हुआ। बस इसके बाद दोनों पक्षों ने सलवाई की संधि कर दी। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे कि सलवाई की संधि के बारे में बताएंगे।
कि सलवाई में ये है, ये है, ये है, ये है, ये 4 पॉइंट आप बता दिए। अब बताएंगे आप प्रश्न का डिमांड, सम्मानजनक नहीं और लाभदायक नहीं। अब आ गए मूल प्रश्न पर, जो आप लोग के आंसर में मिस किया है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब सम्मानजनक की बात होती है और लाभदायक नहीं की बात होती है, वहां पर आप मिस कर जाते हैं। तो इसमें क्या बताना है? इसमें लिखना है आपको कि सलवाई की संधि ब्रिटिश कंपनी के लिए सम्मानजनक नहीं थी, क्योंकि, बस एक लाइन में है इसका उत्तर, क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में ब्रिटिश कंपनी को विजय हासिल नहीं हुई, विजय हासिल नहीं हुई, और यह संधि उसे बराबरी पर करना पड़ा। ये एक लाइन में आंसर हो गया। अब फिर आगे बोलेंगे आप कि सलवाई की संधि कंपनी के लिए लाभदायक भी नहीं थी, कंपनी के लिए लाभदायक भी नहीं थी, क्योंकि सलवाई के संधि के द्वारा मराठों ने ब्रिटिश कंपनी को क्या सालसेट और एलिफेंटा का क्षेत्र दिया, जो पहले ही बिना किसी वार के, बिना किसी युद्ध के पुरंदर के संधि के द्वारा मराठों ने दिया था। याद कीजिए, मराठों ने पुरंदर के संधि के द्वारा सालसेट के क्षेत्र को ब्रिटिश कंपनी को दिया था। तो प्रश्न यह है कि सलवाई के संधि में फिर वही क्षेत्र मिला, तो लाभदायक कैसे हुआ? जब आप लड़ाई किए तब भी वही पाए, और बिना लड़ाई के आपको मैंने पहले ही दे दिया था, तो फिर लड़ाई करने से फायदा क्या हुआ? इसलिए लाभदायक भी आंसर हो गया, आंसर हो गया। लेकिन पैरा बदलने के बाद लिखेंगे, लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से, अंतिम सेंटेंस होगा इस प्रश्न का, लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से सलवाई की संधि दक्षिण भारत में ब्रिटिश कंपनी की विस्तारवादी नीति के लिए अनुकूल साबित हुई, अनुकूल साबित हुई, क्योंकि कंपनी ने 20 साल का समय मराठों से खरीद लिया और उस समय का उपयोग मैसूर को समाप्त करने में किया। फुल स्टॉप, आंसर फिनिश। समझ गए? अब इसके बाद एक प्रश्न और है, जिसका उत्तर आप लोगों ने लिखा तो है लेकिन सही नहीं लिखा है, मैं उसको भी बता देता हूं। और हां, एक प्रश्न था कि सहायक संधि ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को, भारत का ब्रिटिश साम्राज्य में तब्दील कर दिया। इसका आंसर मैं पहले आपको क्लास में बता दिया है, इसका बता दिया है, इसलिए इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। हां, जो प्रश्न हम बताने जा रहे हैं उसके बारे में हमने कोई हिंट आपको नहीं दिया है। तो लेट अस सी, उस सवाल को हम देखते हैं। मैंने बताया था कि बेसिन की संधि ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश कंपनी को भारत का साम्राज्य दे दिया। सवाल यही है, ये
कमेंट जो है सिडनी ओवेन का है, सिडनी ओवेन इसने लिखा है ये कमेंट। अब देखिए, अब इस प्रश्न का आप लोग उत्तर कैसे लिखें। सबसे पहले आप बताएंगे कि बेसिन की संधि किसके बीच पहला कब और क्यों हुई। सबसे पहले बेसिन की संधि किसके बीच कब और क्यों हुई, 3 बात लिख देंगे। अब इसी में चौथा जोड़ देंगे। चौथा, क्या प्रावधान है, यानी पहला पैरा में 4 प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। पहला पैरा में 4 बिंदुओं को स्पष्ट करेंगे। बेसिन की संधि किसके बीच, कब, क्यों, क्या प्रावधान है। ठीक है। अब मान लीजिए आपने लिखना शुरू किया, ठीक है, और जो आंसर शीट है, जो आंसर कॉपी है, जो आपका आंसर कॉपी है वो ऐसे होता है। ये हो गया, यहां पर हाशिया होता है, ये हाशिया हो गया, इसी के बीच में लिखना है आपको। ठीक है। यहां पर आपने नंबर डाल दिया 2 के बी, यानी प्रश्न संख्या 2 बी, ऐसे। और आपने लिखना शुरू किया, यहां तक लिखा। अब यहां तक ये चारों बिंदु कंप्लीट हो गया, यहां तक ये चारों बिंदु कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे, पैरा बदल देंगे। अब यहां आ जाएंगे, यहां से लिखना शुरू करेंगे, और यहां से क्या लिखेंगे, जिसे प्रश्न ने आपसे डिमांड किया है, जिसे प्रश्न ने आपसे डिमांड किया है। क्या डिमांड किया है, डिमांड किया है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत का साम्राज्य ब्रिटिश कंपनी को मिल गया, ब्रिटिश कंपनी को मिल गया, यही डिमांड है। तो यहां लिखेंगे कि जहां तक, ऐसे लिखेंगे कि जहां तक बेसिन की संधि के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश कंपनी को भारत का साम्राज्य मिल जाने की बात है, तो यह कथन, तो इस कथन में बेसिन की संधि को बढ़ा चढ़ाकर बताने का प्रयास किया गया है। निसंदेह लिखेंगे आप, शुरू कर दिए यहां से। निसंदेह बेसिन की संधि ब्रिटिश कंपनी के सामरिक हितों के लिए एक महत्वपूर्ण संधि थी, क्योंकि यह संधि मराठों का प्रमुख पेशवा के साथ किया गया था, जो मराठों का प्रमुख था। और इसलिए यह सभी मराठों के ऊपर, यह सभी मराठा सरदारों के ऊपर ब्रिटिश कंपनी के प्रभाव को स्थापित करने में यह सहयोग कर सकता था। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि एकमात्र इस संधि के द्वारा हिंदुस्तान का साम्राज्य
ब्रिटिश कंपनी को मिल गया, क्योंकि यदि ऐसा होता तो ब्रिटिश कंपनी ने सेकंड और थर्ड एंग्लो मराठा क्यों लड़ा? एग्जाम्पल है, यदि साम्राज्य मिल ही गया आपको, यदि बेसिन ने आपको साम्राज्य दे ही दिया भैया, तो आप सेकंड और आप थर्ड एंग्लो मराठा वार क्यों लड़े? क्यों लड़े? बेसिन तो हुआ था दिसंबर 1802 में, बेसिन तो हुआ था 1802 में, और आप लड़ते हैं 1803 से 6 में, और ये 1817 और 1818 में। ये 2 वार आप क्यों लड़े? नंबर 1 एग्जाम्पल। नंबर 2, अभी तो पंजाब भी तो बाकी था, अभी पंजाब भी तो बाकी था जहां पर 2 वार आप लड़े। पंजाब में भी आप 2 युद्ध किए। पैरा बदल करके अंतिम सेंटेंस। संक्षेप में, बेसिन की संधि ब्रिटिश कंपनी के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। एक बार फिर, बेसिन की संधि, संक्षेप में बेसिन की संधि महाराष्ट्र में ब्रिटिश कंपनी के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर दिया, लेकिन साम्राज्य दिलवाने में इसका भूमिका ऐसा नहीं था जैसा कि कहा गया है। आंसर फिनिश्ड हो। तो आइए अपनी सेवा को हम आज यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं, और फिर आपसे हम अगले सप्ताह में मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।